व्यूअर्स, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम फेस टू फेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान और अमेरिका क्या वाकई में मुज़ाकरात के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि दोनों जानिब से बयानात तो दिए जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फिर इख्तलाफात और एक दूसरे पर अटैक स्टिल क्यों किए जा रहे हैं, अगर मुज़ाकरात के इतने करीब है। और जो एक्स पोस्ट है अगर वो देखे जाए, जिसपे हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी पोस्ट है, फिर JD वेंस की पोस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप की है, अब्बास अरागची की है, इन तमाम के अगर सोशल मीडिया को देखे जाए तो हर कोई अपने आप को फातेह करार दे रहा है। हर कोई कह रहा है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर हमने बहुत सी चीजें अचीव कर ली है। और अगर ईरान को किसी सूरत में कोई फंड्स रिलीज भी किए जा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मुआहदे की सूरत में ही किए जाएंगे। और मुआहदे में सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो यूरेनियम अफसर्दगी था, लेकिन उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको ओपन कर दिया जाए। यहीं से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। लेकिन इंडिया, भारत, उसका फिर एक और तैयारा जो है वो चाइना की सरहद के करीब, असम के करीब एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, जिसकी वजह से अभी क्या मसला आया, लैंडिंग से हुई, क्या हुआ। और ये समझ नहीं आती कि हमेशा इंडिया के साथ ही क्यों ऐसा होता है कि उन्हीं के अपने तैयारे जो हैं वो ऐसे गिरकर तबाह हो जाते हैं और फिर उनको हसीमत का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, यही से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हमारे साथ एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब मौजूद है। सर, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और हमारे साथ हमारे पैनल शहजाद हुसैन भट्ट साहब मौजूद हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले चिश्ती साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी। ईरान, मुज़ाकरात और ये सब बाद में आएंगे, ये इंडिया का कौन सा तैयारा था? और आखिर इन्हीं के तेजस को मसला होता है, इन्हीं के MiG-21 को मसला होता है, और अब दोबारा चाइना के सरहद के करीब जो है वो ये गिरकर तैयारा तबाह हो गया है। तो इस हवाले से हमारे ऑडियंस से कुछ शेयर कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया फिजा और भट्ट साहब, आपने इन्वाइट किया है। देखिए, मैं तो इंडियन एयरफोर्स को बहुत डिफेंड करता रहा हूँ थ्रू आउट, और कहता हूँ कि बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है। वो ऐसा हादसा कर देते हैं तो फिर आप मुझे बुला लेते हैं कि बताएं इसका क्या हुआ है जहाज़ का। ये तो बहुत जल्दी है कि इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के अंदर क्या हुआ है, लेकिन ये जो जहाज़ है ये तकरीबन 1975 में, ये सोवियत यूनियन जब होता था, रशिया से पहले जब एक यूनाइटेड सोवियत होता था, तो उस ज़माने का ये जहाज़ है। आज तक तकरीबन 370 के करीब जहाज़ बनाए गए हैं इसके, और अभी भी सर्विस में ओवरऑल ग्लोबली तकरीबन 240 जहाज़ मौजूद हैं। ये 2 इंजन वाला ट्रांसपोर्ट जहाज़ है जो कार्गो भी कैरी करता है, ट्रुप्स भी कैरी करता है। एवरेज कार्गो इसका है तकरीबन 7 टन के करीब, 6.5 से 7 टन, बाज़ दफ़ा 7.5 भी, डिपेंड किस तरह कन्फिग्रेशन है। या नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं तो फिर कम लोड ले जाना पड़ता है क्योंकि हवा ज़रा थिन होती है। तकरीबन 40 से 50 ट्रुप्स भी ले जा सकता है, जो सोल्जर्स होते हैं उनको भी कैरी कर सकता है। हिंदुस्तान की तो ये बैकबोन रहा है, ऑलमोस्ट 80 से इंडिया इसको इस्तेमाल करता है। आप हैरान होंगे कि इनके पास 125 ये जहाज़ इन्होंने ऑर्डर किया था, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तकरीबन 80 से लेके अब तक पिछले तकरीबन 40 सालों में हिंदुस्तान ने 25 जहाज़ लूज़ किए हैं, यानी एक्सीडेंट्स मुख्तलिफ और क्रैशेज़ इनके जो हुए हैं, ये 25 लॉस हुए हैं। और अभी भी तकरीबन 100 के करीब इंडियन एयरफोर्स इन जहाज़ों को उड़ा रही है। इसके बावजूद कि ये बहुत पुराना जहाज़ है, ये अभी भी इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट और कार्गो और एमिनेशन सप्लाई के लिए बड़ा कारगर है। और इसको कहा जाता है कि ये हॉट एंड हाई वेदर के लिए बहुत फिट है। हॉट एंड हाई का मतलब ये है कि एक्सट्रीम गर्म टेम्परेचर्स में भी, डेजर्ट एरिया में भी, और जो आप जिधर इशारा कर रही हैं चाइना के बॉर्डर के करीब और लद्दाख और जो अरुणाचल प्रदेश, इनकी जो नॉर्दर्न बेसेस हैं, वहाँ के लिए भी बहुत इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाज़ है। लेकिन इसकी डिटेल अभी आएगी तो फिर मैं शेयर करूंगा कि क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है। काबिल एहतराम खालिद भाई, बात भारत की चल गई है, आगे जाके ईरान और अमेरिका की बात करते हैं। तो सादा से मेरे नाजरीन जो है वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम हमेशा पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाई ताकत का जो कंपैरिजन करते हैं, यानी भारत के पास फ्रांसीसी राफेल और जनाब Su-30 है, अब वो 5th जनरेशन तैयारों की बात कर रहे हैं। तो जानना आपसे किबला ये चाहता हूँ कि दिन दिहाड़े इनका मैक 21 अभिनंदन वाली चाय वाली बात, वो सारी बातें हमें पता है। बात ये है कागज़ों के ऊपर इनके पास जो तादाद है ये बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये राज क्या है कि भारतीय एयरफोर्स इतनी बड़ी तादाद में है, लेकिन जब पाकिस्तान के सामने आती है तो इनका टेक्नोलॉजी जवाब दे जाता है। क्यों जवाब दे जाता है एयर कमोडोर साहब, मामला क्या है इनमें? देखिए भट्ट साहब, कई दफ़ा पहले भी बात हुई, और ख़ास तौर पर जून, आपको याद है मई जून 2000 पिछला जो वाक़या हुआ था, उसके बाद तकरीबन हमें साल हो गया इस पर बात करते हुए। मैं ऑल्दो अभी भी कहता हूं कि प्रोफेशनल एयरफोर्स है, लेकिन जाहिर है जब गलतियां कोई एयरफोर्स कोई भी करे तो उसकी पेनल्टी तो होती है और उसकी आपको सज़ा भुगतनी होती है, चाहे वो जंग के दौरान हो या अमन के दौरान हो।
पीस टाइम में आपने जब तैयारी अच्छी करनी होती है तो वो जंग में फिर आपकी परफॉर्मेंस उस पर डिपेंडेंट होती है। जब मैं कैडेट भर्ती हुआ एयरफोर्स में तो हमारी एकेडमी में एक बड़ा सारा एक स्लोगन कह लें या एक कोटेशन लिखी हुई थी, मुझे आज भी याद है। उसमें लिखा हुआ था, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जिसका मतलब है कि आप अमन में ज़्यादा पसीना बहाएंगे तो जंग में फिर खून कम बहाएंगे। तो ये मुझे उस वक्त का अंदाज़ा है कि, और हमें पाक फ़िज़ाइया को भी अंदाज़ा है, और हमें तमाम जितने हमारे क्रू होता है, चाहे वो पायलट्स हों, इंजीनियर, टेक्नीशियन, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स, ग्राउंड क्रू, सिविलियन, तमाम को ये पता होता है कि हमने आउट नंबर्ड ही लड़ना है। इसीलिए हम कई दफ़ा पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि हम अपनी स्किल से उसको कंपनसेट करते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल गैप है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रेनिंग से करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने किसी मुल्क के ख़िलाफ़ आजकल कोई ऑफेंसिव ऐसा नहीं किया, हेजमोनिक डिज़ाइन हमारा नहीं है, कोई रीजनल डोमिनेंस हम नहीं करना चाहते। तो हमने तो डिफेंड करना है। जब आप डिफेंड करते हैं तो इसका मतलब है हमें एग्जिस्टेशनल थ्रेट जब भी होगी, हमारे सर्वाइवल को कोई थ्रेट होगी, आने वाली नस्ल को कोई थ्रेट होगी, तो हम हिट बैक करेंगे। और हमारा वही एक जैसे मोटो है कि अगर आप जितनी तैयारी हम पीस टाइम में करते हैं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ी एयरफोर्स है, उनके पास बड़े मॉडर्न जहाज़ भी हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे। अगर आप पेपर पे देखें तो उनके वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग राफेल है, Su-30 है, मिराज 2000 है, MiG-29 है। तो ये तमाम जहाज़ बड़े पोटेंट है स्टैंड अलोन। लेकिन आपने स्टैंड अलोन जहाज़ों को नहीं लड़वाना होता। इट्स लाइक फुटबॉल में अक्सर मिसाल देता हूँ कि फुटबॉल में 11 खिलाड़ी दुनिया के नंबर 1 ले आए, लेकिन अगर आपके उनके अंदर इंटीग्रेशन नहीं होगी, उनके अंदर मल्टी डोमेन सिनेरियो में फाइट करने की काबिलियत नहीं होगी, तो फिर जाहिर है वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो जहाज़ लेना एक और चीज़ होती है, उनको इंटीग्रेट करना, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया ने ओवर 78 ईयर्स भी हमने देखा, और पर्टिकुलरली 4 सालों में हमारी जो इंटीग्रेशन 4.5 सालों में हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ है, और वही एक फ़र्क नुमाया है हमारा। जिसनी साहब, यूजुअली ऐसा होता है कि हमने देखा है जैसे डॉग फाइट का एक कल्चर, मतलब नॉट कल्चर, मतलब यूजुअली एयरफोर्स के अंदर या फाइट में यही होता है जो फिजा के अंदर जहाज़ों की होती है। फिर जैमिंग वाला सिस्टम है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये सब है। लेकिन आप इस चीज़ को मतलब हमसे ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि ईरान की फ़िज़ाइया बहुत पुरानी है, उनके पास लेटेस्ट Su-30 या F-35 या J-50, मतलब ऐसा कोई जहाज़ मौजूद नहीं है, बट स्टिल वो रेजिस्ट करके बैठे हैं। अमेरिका और इसराइल इन दोनों को मतलब पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। तो ये जो मगरबी मीडिया में इसको देख रही थी, उन्होंने कहा कि अब एयरफोर्स और लड़ाई के तौर तरीके बहुत बदल चुके हैं। तो क्या अगर नेक्स्ट पाकिस्तान और इंडिया की दोबारा इस किस्म की कोई लड़ाई या कोई ऐसा होता है, तो आपको लगता है कि जैसे हमने पहले इनके राफेल गिरा दिए थे, अब राफेल वाली लड़ाई नहीं होगी, अब हमारी भी ड्रोन्स और मिसाइल्स वाली ही लड़ाई होगी? फिजा ड्रोन्स की तो लड़ाई अभी भी हुई है। देखिए मैं जो राफेल है वो तो एक सिंबल है, आपकी माइट है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ी एयरफोर्स है, उनका आनात ही, और ऑब्वियसली उनकी बजिस्टिक का जहाज़ है, इसमें तो अभी भी कोई शक नहीं। मैंने तो कभी भी उसको जहाज़ को बुरा नहीं कहा। वन ऑफ द टॉप दुनिया के इस वक्त जहाज़ों में राफेल अभी भी है। लेकिन जब आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो फिर आप गलतियां करेंगे, और जब आप गलतियां करेंगे तो आप गलतियां पीस टाइम में करते हैं। आपको याद होगा, मैं कई दफ़ा आपके चैनल पे भी कह चुका हूं कि अनिल चौहान साहब जो अभी रिटायर हुए हैं रिसेंटली में CDS, उन्होंने सिंगापुर में एक इंटरव्यू में कहा कि हमने 6 तारीख को गलतियां की, 6-7 दरमियानी रात, फिर हमने ग्राउंड किया, फिर अपने टैक्टिक्स इंप्रूव किए, और फिर कम बैक किया। आप जंग में कैसे कम बैक कर सकते हैं? मैं आज तक इंडियन एयरफोर्स से पूछता हूं, मुझे जवाब किसी ने नहीं दिया कि जंग में कैसे आप ट्रेनिंग ठीक करते हैं, अपनी गलतियां दूर करते हैं। तो ये आने वाली जंगें, जो ड्रोन आप इशारा करी हैं, अभी भी जो 10 तारीख को हमने जो टनेज फेंकी थी हिंदुस्तान पर, अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट 50% उसमें से अनमैन्ड और ड्रोन यूज हुए थे पाक फिजाइया की तरफ से, जिसका मतलब ये मैं अखज़ करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्रेजेंट लीडरशिप है, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इन्होंने कमांड संभालते ही कोई 4.5 साल में ये सोच लिया था कि आने वाली जंगें मैंड नहीं होंगी, इकोनॉमिक आपने करनी होगी, हैवीली डिपेंडेंट होंगी टेक्नोलॉजी पर, आपने आउटबीट करना होगा उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस को थ्रू साइबर एयर कमांड, आपने सैटेलाइट को इनकॉर्पोरेट करना होगा ताकि आप दुश्मन की एक एक जहाज़ की और मूवमेंट की खबर रखें। तो ये वो डॉग फाइट जो MM आलम साहब के ज़माने में या किसी और के ज़माने में होती थी, वो उस वक्त रेलिवेंट थी। अभी आपने जितनी ज़्यादा अपने पास ओरिएंटेशन रखेंगे और जितनी ज़्यादा दुश्मन को डिसओरिएंटेट करेंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस करा देंगे उसके वेपन सिस्टम में, उतनी ही फेवर आपकी तरफ चली जाएगी। आने वाली जंगें हैवीली डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और हैवीली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी है। जैसे फ्रीक्वेंसीज रीड कर लेना, या आपके कोड्स को हैक कर लेना, या फिर जैसे पहले हमने देखा था कि हम लोगों ने जिस तरीके से चैनल्स को हैक कर लिया था, उनके सिस्टम को हैक कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी के पूरे निज़ाम को हैक कर लिया। ये सिर्फ एयरफोर्स की बात सिर्फ ड्रोन्स और मिसाइल्स तक नहीं है। आई बिलीव सो कि
बाकायदा पूरी जो एक नई फोर्स तैयार होगी जो कि हमारी ये एयर फोर्स या आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनेगी, दैट इज द साइबर सिक्योरिटी फोर्स। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और जो पाक फिजाइया ने बनाई है उसका नाम है पाकिस्तान साइबर कमांड, जिसका मतलब है कि वो पाकिस्तान में हर वो साइबर का काम करेगी, चाहे वो किसी दूसरी सर्विस को सपोर्ट करना हो, पाकिस्तान के डिफेंसिव मैकेनिज्म को अपने आप को प्रोटेक्ट करना हो, या कहीं ऑफेंस करना हो, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी कि हमने उनके बिजली घर नॉकआउट किए, ट्रेन सिस्टम को इंटरफेयर कर दिया, उसके बाद जैमिंग कर दी, ग्रिड स्टेशन, वेबसाइट्स लाखों हैक करके डाटा डिलीट कर दिया। तो ये आने वाली जंगें आपने स्टील वर्सेस स्टील, जेट वर्सेस जेट, सबमरीन वर्सेस सबमरीन, टैंक वर्सेस टैंक नहीं होनी, स्टैंड अलोन नंबर से भी नहीं होनी। ये वो जंग जीतेगा आने वाले वक्तों में जो दुश्मन के लिए जंग महंगी करेगा और अपने लिए जंग सस्ती रखेगा, दुश्मन के लिए पेन बढ़ाएगा, अपने लिए पेन कम से कम करेगा। तो ये पेन का मुकाबला है, इन्फ्लिक्ट कितना करना है, प्रोहिबिटिव कॉस्ट कितनी इंपोज करनी है आपने, इसकी जंग होगी। आने वाले जंगों में जैसे मैंने कहा कि नंबर की गेम आउट होती जा रही है, जो ज्यादा फोर्सी करेगा आने वाली टेक्नोलॉजी को जल्दी अब्जॉर्ब करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेट करेगा अपने सिस्टम पे, अपने लोगों को ट्रेन पीस टाइम में करेगा, उसकी तरफ पलड़ा भारी होगा डेफिनेटली। और इंशाल्लाह खालिद भाई, आपने आने वाली जंगों का जिक्र किया, तो हमने ये हालिया जंग ईरान अमेरिका की जो देखी, तो उसमें हज़ारों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों ने तो अमेरिका और इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ईरान ने जो साबित किया है कि महंगे फाइटर जेट्स जो है उनके बगैर भी जंगें लड़ी जा सकती हैं और जीती जा सकती है, तो पाकिस्तान इससे क्या सबक सीख रहा है खालिद भाई? दोनों का व्हाट्सएप सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे बिल्कुल मैं उसको बड़ा स्टडी करता रहा हूँ क्लोजली ईरान के सिस्टम को। देखिए ईरान की एक लिमिटेशन है कि वो पोटेंट हाई परफॉर्मेंस जेट रख नहीं सकते का मतलब मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं रख सकता। वो इसकी वजह ये है कि फाइटर जेट या तो इंटरसेप्शन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी डिफेंस के लिए ब्रॉड अगर दो कैटेगरीज करें, एक सेल्फ डिफेंस के लिए याद होता है और एक ऑफेंस के लिए इस्तेमाल होता है। सेल्फ डिफेंस में हमने देखा कि इन्होंने तमाम इनके रेडार जैम कर दिए थे, नॉकआउट कर दी थी, फ्रीक्वेंसीज अमेरिका ने ब्लॉक कर दी थी। जब वो कर देंगे तो फाइटर जहाज कैसे इंटरसेप्ट करेगा जब तक उसको रेडार की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, तो वो ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव हो जाता है। ऑफेंस किसके खिलाफ करना है उसने, जो क्लोजेस्ट उसको ऑफेंस करना है वो इसराइल के खिलाफ करना है ईरान ने। उसको जाने के लिए बीच में सीरिया आ सकता है, जॉर्डन आ सकता है, इराक आ सकता है। इन मुल्कों में मोस्टली हमने देखा अमेरिकन डोमिनेंट है एयर डिफेंस सिस्टम, तो वो गुजरने कौन देगा इन मुल्कों के ऊपर से उनको? जब वो गुजरने नहीं देगा, अगर गुजरने दे भी या किसी तरह रिसीव कर दे, तो उनको एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकर चाहिए। वो टैंकर कहाँ पे रस्ते में उनको देगा? अमेरिका को तो सारी फैसिलिटीज ये बेसिस देते रहे हैं, तमाम बेसिस जो मुल्क हैं हवाई अड्डे देते रहे। तो ईरान को तो ये सपोर्ट ऑफेंस के लिए भी नहीं मिलनी, और डिफेंस के लिए जैसे मैंने अर्ज किया कि उनका सिनेरियो डिफरेंट है, हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। हमने किसी बॉर्डर के ऊपर क्रॉस नहीं करना, हमने हवा में कंटेस्ट करना है। और ऑब्वियसली आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बट साहब ये है कि इंडिया के पास अभी भी 900 के करीब जहाज हैं, हमने 8 गिराए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि एयरफोर्स क्रिपल हो गई है। जब आप ये नुकसान उठाते हैं, कि दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हैं या दुश्मन उठाता है, तो आप विल टू फाइट को हिट करते हैं, आप उसका कॉन्फिडेंस शैटर करते हैं, उसकी प्लानिंग में इंट्रूड कर जाते हैं और एक एलिमेंट ऑफ हेजिटेशन डाल देते हैं उसके ज़हन में कि तुम आज जहाज जाओगे या भेजोगे तो फिर वापस नहीं कुछ लैंड करेंगे। एक्चुअली ये होता है, नंबर नहीं आजकल गेम रह गई। एक एलिमेंट ऑफ हेजिटेशन या जो आप कॉन्फिडेंस शैटर करते हैं विल टू फाइट का, वो बड़ी मैटर करती है जंग के अंदर। चिश्ती साहब, अभी जो ईरान और अमेरिका की, मैं चाहूंगी कि इसको भी अगर आप समराइज कर सकें, ओवरऑल मुज़ाकरात होते, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो जब शेयर किया ये मैसेज एक्स पर, तो यही लगा कि जैसे मुज़ाकरात के बहुत करीब है एक बार फिर से, और सब कुछ हो चुका है, फुल एंड फाइनल हो चुका है, लेकिन अगेन देयर इज नो प्रोग्रेस। तो ये कोई इरादा किसी जानिब से, दोनों ममालिक में से है किसी का कि हम मुज़ाकरात कर लें? जी इरादा बिल्कुल है, और मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट कंसेंसस भी है। सिर्फ ऑप्टिक्स की जंग हो रही है, नैरेटिव की जंग हो रही है, परसेप्शन की जंग हो रही है। वो ये कि जब आप एक क्लियरली बोला है कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ अ डील, मैं नहीं बनूंगा, ना सालिस बनूंगा, ना बीच में फरीक बनूंगा। दैट मींस कि वो अभी भी कुछ भी कर सकता है। मुझे तो उसी पे डाउट है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, वो शो स्पॉयलर्स भी होते हैं, और जाहिर है कोई अब सबसे ज्यादा एक्चुअली फर्क यहाँ पे आ रहा है
कि इजराइल जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता था वो तो बिल्कुल नहीं हासिल हुए ईरान के खिलाफ। वो तो रजीम चेंज भी चाहता था, वो न्यूक्लियर रिचमेंट भी खत्म करना चाहता था, बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी कब्जा करना चाहता था, वो तो हुआ नहीं कुछ। तो जब नहीं हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप को ग्राउंड रियलिटी का पता लग चुका है। उनको आई एम श्योर 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां रिपोर्ट करती हैं, वो बताती होंगी कि आपकी कैपेसिटी जरूर है लेकिन टेक होम फिर भी कुछ नहीं होगा। खुदा न खासा 40 दिन और भी जंग कर लेंगे तो आपको इसी तरह इसी स्कोर पे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तो आई थिंक मुज़ाकरात करना एक अपनी जगह है, जिसका आप इशारा कर रही हैं कि झड़पें की हो रही हैं, और भट्ट साहब भी कह रहे थे कि लड़ाइयां अभी भी जारी हैं। वो होती है कि ये मुज़ाकरात में नेगोशिएशन स्किल में पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है। मैंने भी कई दफ़ा पढ़ाया कि जब आप नेगोशिएट करते हैं तो फिर आप ये हमेशा के लिए एक इंप्रेशन देना चाहते हैं ड्यूरिंग दोज नेगोशिएशंस कि मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं कर रहा। अब रियलिटी तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वो नहीं हासिल कर सके जो वो करना चाहते थे, तो वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आपने देखा एक दिन कहते हैं हो रहे हैं मुज़ाकरात, साइन हो रहे हैं अगले दिन। वो इसलिए आई थिंक एक कामयाबी मैं ऑन द लाइटर नोट आखिर में प्रेसिडेंट ट्रंप को जरूर देना चाहूंगा कि उन्होंने हर तरफ से डिफरेंट किया, लेकिन उन्होंने मीडिया और स्टॉक एक्सचेंज और मार्केटें और इनको हाइप नहीं क्रिएट होने दी। रोजाना की बुनियाद पर वो रेट्स और शेयर्स गिरा देते हैं और अगले दिन उठा देते हैं और फिर अगले दिन गिरा देते हैं। ये कामयाबी से उन्होंने मेरे ख्याल मेंटेन किया कि दुनिया को एक सुपर एंग्जाइटी में नहीं जाने दिया, क्योंकि रोज एक उम्मीद करते हैं, रोज तोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी ये लोग कहते हैं कि व्हाइट हाउस टर्न्स इनटू अ कैसीनो, तो ये सिर्फ वहाँ यहाँ पर बैठ के सट्टेबाजी हो रही है और वो उनके और उनके करीबी जो है वो पैसा बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या सिचुएशन बनी हुई है ईरान की और अमेरिका की, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुआहदा हो रहा है, जिसकी बाज़ गश्त है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी जनीवा रवाना हो चुके हैं। अच्छा, उससे पहले मैं जैसे फर्स्ट हाफ में भी बात कर रही थी कि ऐसा है कि हर जो फरीक है ना वो अपने आप को कह रहा है कि मैं इस जंग का फातिह हूँ, और ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाम को या मीडिया को सेटिस्फाई करने के लिए ये कहा जा रहा है कि हम इस जंग से फातिह होकर निकले हैं। लेकिन अब चूंकि मुज़ाकरात के बिल्कुल करीब है, अब एग्रीमेंट से पहले कुछ हो ना जाए, कुछ शो स्पॉइलर कोई ऐसी हरकत हो ना जाए, अदरवाइज एग्रीमेंट होते नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है, अमेरिकन मीडिया इसको किस तरीके से एग्रीमेंट को लेकर चल रहा है, या फिर रिपब्लिकन पार्टी और बाकी तमाम लोग किस तरीके से देख रहे हैं। साजिद तारर साहब हमारे प्रोग्राम में आते हैं, बड़ा ब्लंटली बोलते हैं और अपनी राय देते हैं। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम फेस टू फेस। मैं पहला सवाल आपसे ही करती हूँ कि अभी जो एग्रीमेंट है इसके हवाले से क्या खबरें चल रही हैं अमेरिका के अंदर, फिर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, और साथ में अभी जो एक कांग्रेस ने बिल पास किया है जिसमें ट्रंप के जंगी इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है, क्या ये उसी की वजह से है कि फाइनली अब कोई एग्रीमेंट होता नजर आ रहा है हमें? सबसे पहले तो मैं एग्रीमेंट के हवाले से बात करना चाहूँगा कि आज दुनिया के हर जरीदे में, हर न्यूज़ आउटलेट में ऊपर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एक बात को कोट किया गया है, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि एग्रीमेंट अगले 24 घंटे के अंदर होने वाला है। BBC, ब्लूमबर्ग, CNN, अल जजीरा, ये सारे के सारे जो अखबारात हैं आज के, उन्होंने इस चीज़ को कोट किया है, जिस पे मुझे बड़ा फ़ख्र है। मैं जब भी पाकिस्तान को सुर्खियों में देखता हूँ, शाह सुर्खियों में, हमेशा दिल खुश होता है। अब यहाँ पे बात यह है कि कई मुमालिक, एक तो आपको पता है G7 में जा रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट भी, 80 उनकी 80th बर्थडे है कल, और वहाँ पे बहुत बड़ी एक केज फाइट का भी बंदोबस्त किया जा रहा है व्हाइट हाउस के सामने। इस वीकेंड के ऊपर दूसरी सिग्निफिकेंट बात यह है कि यहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो भी जारी है, और अगली जो बात है कि मेरे ख्याल में मुहर्रम का भी आमद है। तो इस वीकेंड के ऊपर दे आर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जो फ्रेमवर्क है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो साइन हो जाएगा। 60 दिन की जो सीज फायर है उसके ऊपर कल ब्लूमबर्ग ने इसके 4 चीजें लिखी हैं कि इस मुआहदे के अंदर होगा क्या। हरमूज को किस तरह खोलना है, अमेरिका उसके बाद न्यूक्लियर प्लान के ऊपर क्या इनका दोनों का मौक़िफ़ है, US ब्लॉकेड को, ईरानी पोस्ट जो है पोर्ट्स को किस तरह ख़त्म करेंगे, और फिर उसके बाद फंड्स को किस तरह रिलीज करना है, और अमेरिकन फौजी किस तरह दर्जा
ईरानी बॉर्डर से दूर हटेंगे। ये उसका एक फ्रेमवर्क है। अगले 60 डेज में मजीद इसके ऊपर काम अभी होगा मेरे ख्याल में। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसका अदा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर भी एग्री कर चुके हैं और जो दूसरे कई ममालिक के सदूर को बुला लिया गया है जनेवा के अंदर, जहां पे जिसमें इंडिया के सदर मोदी साहब आ रहे हैं, सिल्वा आ रहे हैं ब्राजील के। यहाँ एक और सिग्निफिकेंट बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने आने से वहां माजरत कर ली है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में खुदा करके हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। जो और एक खुशी की बात हर पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए है कि इस मुआहदे का नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा। मेरा ख्याल है हम सब लोगों को इस मोमेंट में एंजॉय करना। साजिद तारिक साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं भट्ट साहब आपकी तरफ आऊंगी। भट्ट साहब, ऐसा क्यों है कि इस तमाम पाकिस्तान फरीक भी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जा भी रहे हैं और इट वाज रिटन ऑन द वॉल के जब भी दूसरा दौर होगा तो पाकिस्तान में एग्रीमेंट होगा, लेकिन पाकिस्तान में एग्रीमेंट नहीं होता और जिनीवा में जाकर होता है। तो आई मीन ऐसा चेंज ऑफ प्लान ऐसा क्या हुआ? ट्रम्प तो वारे सदके हमारे जा रहे थे और अब जाके मुज़ाकरात के लिए जिनीवा को पिक कर लिया गया है। पीछे क्या हुआ है सब कुछ बिहाइंड द डोर्स? फिजा, बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, लेकिन मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपको कहा था ऐसा मुश्किल सवाल आपने साजिद तारड़ साहब से करना है, मुझसे नहीं। लेकिन अब आपने कर लिया है तो फिर मैं इसको तीन हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। पिक्चर नंबर 1 पहले आप ले लेना। देखिए, जो जेनेवा की अहमियत है, दरअसल एक शहर है ये जो स्विट्जरलैंड का शहर है। अच्छा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है स्विट्जरलैंड से ज़्यादा जिनीवा ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, भी मशहूर क्यों है? मशहूरी की वजह यह है कि आप गौर करें, वहाँ पर आपका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन, रेड क्रॉस, ये सारी दर्जनों आलमी तंजीमें जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और इवन आप देखें कि जो स्विट्जरलैंड का शहर कैपिटल है बर्न, वहाँ पर आपके जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है वो सलीम मरगूब भट्ट साहब बड़ी अच्छी शोहरत रखते हैं, वो तैनात है। अच्छा, एक ही मुल्क के दूसरा जो शहर है जिनीवा, वहाँ पर आपका एक और एम्बेसडर तैनात है, मिस्टर बिलाल, वो तैनात है। यानी कि आप अहमियत देखें कि स्विट्जरलैंड के बर्न में एक सलीम मरगूब भट्ट साहब बैठे हुए हैं और जिनीवा में बिलाल साहब एक अलग एम्बेसडर बैठा हुआ है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सूरत हाल जिनीवा में होना, एक तो ये पहलू जिनीवा बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा इसका अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान का किरदार देखें ना आप, जो सालिसी का किरदार है, अब इसको छुपाना जो है ना, वो भारत अफगानिस्तान छुपा नहीं सकते। अब ये क्लियर हो गया है कि सालस कौन है, कौन जाता रहा है ईरान, कौन अमेरिका। फील्ड मार्शल साहब डे बाय डे किस तरह फोन करके जंगे रखवाते रहे, इसको ये दीवार पे लिख दिया गया है। अच्छा, दूसरा पहलू ये है कि अब सफारतकारी की कमाल महारत देखे कि किया गया है कि सारा कुछ खुद तय करके हमने इन्वॉल्व कर दिया है आलमी कुव्वतों को और बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म को साथ मिला लिया है। देखे ना, ये कमाल सफारतकारी है कि काम हमने हंडिया सारी खुद बनाई है और कुव्वतों को साथ मिला लिया है ताकि कल को हम फिजा फंस ना सके। और आखिरी तीसरी जो पॉइंट है वो आप एक बात जरूर याद रखिएगा, जरूर शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, मुआहदे भी हो रहे हैं, साजिद तारड़ भाई ने भी बता दिया, MOU टर्म्स एंड कंडीशन, सारी बातें ठीक है, लेकिन याद रखना मेरा फिक्रा, देयर इज अ मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ये चाय का मेरी प्याली और मेरे होंठों के दरमियान बड़ा फर्क है भाई। जब तक ये मुआहदा तहरीर नहीं हो सकता तब तक बहुत मुश्किल है फिजा। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही, हर चीज क्लियर नजर हो गई है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया, ट्रंप ने क्या दिया, ईरान ने क्या दिया, मैं क्या बीच में बोल सकता हूँ। लेकिन सवाल यह है, मुझे अब भी खदशात मुझे सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात जानता हूँ मैं, साजिद भाई आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप अमेरिका में मुकीम हैं, ट्रंप के भी करीम है और कल सालगिरह का केक भी मेरी इतलात के मुताबिक आपने भी एक दो बड़ा वाला केक काट रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो विन विन की सूरत हाल है दोनों मुमालिक कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ट्रंप को मिलेगा या अमरीकी अवाम अब भी इस पॉलिसी से, ट्रंप की पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये मुआहदा हो। आपकी क्या राय है? आप तो अंदर बैठे हुए हैं, अवाम की राय बताइएगा साजिद भाई। देखिए, इसमें भट्ट साहब सबसे पहले तो ये अर्ज करना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक अमन पसंद कैंडिडेट सदर बन के उन्होंने इस बेस के ऊपर वोट लिए थे कि मैं जंगे खत्म करूंगा, मैं पीस प्रमोटर हूं। उन्होंने
उनके पहले 4 साल के अंदर एक भी कॉन्फ्लिक्ट नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं हुआ था। तो दर हकीकत उनकी जो मेगा बेस है वो तो जंगों को पसंद करती नहीं है। वो तो चाहते हैं कि अब अमेरिका के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो दी जाए, और अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल थी वो सभी ये समझते थे कि जल्द अज जल्द इस जंग को ख़त्म करके अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो दी जाए। ये तो अवाम है। दूसरा अब मैं बताना चाहूँगा कि ये जंग आज होती कल होती, ये होनी ही होनी थी। उसकी वजह ये है कि पिछले 12 साल पूरी दुनिया ने खुल के एंजॉय किया अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी को और वीक ट्रेड पॉलिसी को, और डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल उस चीज़ का इजहार करते रहे। मुसलसल चाइना, रशिया, इजराइल, भारत पूरी दुनिया में मनमानियां करते रहे। रशिया से तेल भी लेते रहे एम्बार्गो के दौरान, और फिर वाशिंगटन डीसी में आके अपनी सफारतकारी भी इंजॉय करते रहे। क्रीमिया चला गया, दुनिया खामोश रही। सीरिया के हालात ख़राब होते रहे, दुनिया खामोश रही। तो दर हकीकत किसी न किसी प्रेसिडेंट ने यह करना था, चाइना को टेस्ट करना था। चाइना की जो ग्रोथ हो रही थी वो आज भी अगर देखा जाए तो हर अमेरिकन समझता है कि हमें सबसे बड़ा खतरा जो है चाइना की ग्रोथ से है। तो वो उन्होंने टेस्ट किया, अपने आप को एक्सपोज किया। चाइना ने खुल के ईरान में आए, उन्होंने भी अपने आप को एक्सपोज किया। कई चीजें लर्न की गई कि ये अब इन्होंने इस वॉर के अंदर अब चाइना को टेस्ट करते हुए अपने इत्तेहादियों को नाराज कर लिया है। वो इन अ सेंस के जो सऊदी अरब है उस पर अटैक हो गया, कुवैत पर अटैक हो गया, दुबई पर अटैक हो गया। दुबई बहुत ज्यादा नाराज है, और यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि दुबई अंडर द टेबल ईरान को पैसे दे रहा है। $10 अरब तक बात जा रही है कि 3 अरब अदा कर चुका है और पैसे दे रहा है कि अब तुमने हम पे अटैक नहीं करना, हमारी जान छोड़ो, इंक्लूडिंग सऊदी अरब। तो ये तो अपने इत्तेहादी तो अमेरिका पर, इसका मतलब है कि नहीं यकीन करते, तभी तो साइड डील कर रहे हैं ईरान के साथ। देखिए, उसके इस तस्वीर के दो रुख हैं। एक तो आपने जिस तरह खुद फरमाया, मैं एग्री करता हूं, अमेरिका की गुडविल को धचका पहुंचा है, लेकिन अमेरिका के असला जो है वो मजीद बिकेगा। कुवैत ने बहुत लंबा चौड़ा असले की लिस्ट जो है वो लेकर आ गए हैं। तो इस तस्वीर के दो रुख हैं कि और अमेरिका, यहाँ पे याद रखा जाए कि यहाँ पे अमेरिका ना मोटरसाइकिल बनाता है, ना रेडियो ट्रांसिस्टर बनाता है, या सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट्स बनाता है। तो दर हकीकत इस तस्वीर के दो रुख हैं। अमेरिका और इजराइल दो ऐसे मुमालिक हैं जिनको हमेशा एक जंग की जरूरत होती है। आप देखेंगे कि इसके बाद एक नया टारगेट देखा जाएगा, और इस साल या अगले साल कहीं और चढ़ाई की जाएगी। तो देखें, ये तो अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और अमेरिकन फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है, उनकी ये चीजें सामने नजर आ रही हैं। लेकिन ये मैं जिस तरह कर रहा था, ये होना था। अब मिड टर्म इलेक्शन सर पे है, अब मिड टर्म इलेक्शन सर पे है, बहुत सी चीजें इलेक्शन सर पे हैं, और उससे पहले तक मुज़ाकरात हो जाना और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस लेट्स सी, अब कल संडे ही है, उसमें पता चल जाएगा जिनीवा में क्या वाकई ही एक रिटन एग्रीमेंट, जैसे साजिद तारिक साहब बता रहे थे कि एक वो MOU साइन हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और विद द एफर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, विद द एफर्ट्स ऑफ पाकिस्तान लीडरशिप, विद द एफर्ट ऑफ CDF, तो ये पीस मिशन जो लेकर हम चल रहे हैं पूरी दुनिया में, इसमें हमारा क्रेडिट भी जा रहा है, हमारा नाम भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया साजिद तारिक साहब, हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पर हमने जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे पाकिस्तानी बजट पेश कर दिया गया है और हर तरफ ज़ेरे बहस है। अब कोई इसकी तारीफें करता नहीं थक रहा है कि बजट बहुत अच्छा पेश किया गया है, दूसरी जानिब तनकीद भी की जा रही है। तो बजट के हाईलाइट्स हैं क्या? हमारे साथ मुशीफ वजीर आजम राना एहसान अफजल मौजूद है। सर, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी हम जैसे बात कर रहे थे पहले भी कि अगर आपकी जमात ने बजट पेश किया है, आप तो कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, अवाम दोस्त बजट पेश किया है, अवाम को रिलीफ देने के लिए बजट पेश किया है। और आई बिलीव कि हर गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश होती है, कोई जानबूझकर अवाम को तंग करने के लिए तो ऐसा नहीं करेगा। तो अगर मैं आपसे टॉप हाईलाइट्स पूछूं कि आपने तनख्वाहदार तबके के लिए या बिजनेसमैन के लिए या आम आवाम के लिए जो चीजें आपने सोचा कि जाके ये बेहतरी आ सकेगी और हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, वो क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इस बजट में तकरीबन हर जो सेक्टर है या हर जो शोबा है उसको फोकस किया गया है। सबसे पहले तो जो नौकरी पेशा लोग थे जिनके ऊपर टैक्सेशन का बोझ बहुत ज़्यादा था,
उसके अंदर जो है वो कमी लाई गई है। पहले जो 2 स्लैब्स हैं उसमें तो पिछले साल ही कमी ला दी गई थी, इवन दो कि उस वक्त हमारे पास फिस्कल स्पेस मौजूद नहीं थी, लेकिन उनको हमने रिलीफ दी। इस दफ़ा जो उससे ऊपर जो 4 स्लैब्स हैं उनके अंदर भी जो है आसानी पैदा की गई है, और हर टैक्स स्लैब में 65,000 से कुछ तकरीबन 2.5 लाख का जो फ़ायदा है वो हर इंडिविजुअल को पहुंचेगा। और इसी तरह जो 7 मिलियन से अबव जिसकी अर्निंग है उसके ऊपर 9% का सरचार्ज लगा हुआ था, जिसको टोटली अबॉलिश कर दिया गया है। तो ये नौकरी पेशा जो लोग हैं उनका बजट है। अगर हम एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करें तो एक्सपोर्ट के ऊपर सबसे पहले तो नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत 7500 लाइनों के ऊपर लगभग 180 अरब की जो है वो छूट दी गई है रेगुलेटरी ड्यूटीज में और कस्टम एडिशनल कस्टम ड्यूटीज में। इसका मतलब है कि इनपुट कॉस्ट जो है वो एक्सपोर्टर्स की कम। उसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर उनके टर्नओवर पे टैक्स लगता था 2.25%, उसमें 0.25% जो है EDF का सेस खत्म कर दिया गया और उस शरह को 1.25 पे ले आए। तो ये एक ईज आउट करेगा, उनके प्रॉफिट को इन्हांस करेगा ताकि उस प्रॉफिट को वो री इन्वेस्ट कर सकें अपनी लिक्विडिटी के अंदर, ये वर्किंग कैपिटल में या मशीनरी के अंदर, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और एक्सपोर्ट्स में हम समझते हैं कि इजाफा होगा। इसके साथ अगर आप देखें जो सुपर टैक्स था एक्सपोर्टर्स के ऊपर उसको टोटली अबॉलिश कर दिया गया, और वैसे इंडस्ट्री के ऊपर जो सुपर टैक्स था उसके अंदर 20% की उस 500 बिलियन टर्नओवर से कम की कंपनीज को तो टोटली अबॉलिश कर दिया गया है, और जो उससे ऊपर है उनके अंदर 20% सुपर टैक्स के अंदर रिडक्शन की। असल बात यह है कि हम आपको मुबारकबाद देते हैं, आपकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ये 5वां वफाकी बजट पेश किया है। ये क्रेडिट इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पास था, जो अब शहबाज शरीफ के पास आया। अभी आपने बात की है अगला ग्रोथ और रोज़गार की बात की है, हम इससे भी एग्री है। मौशियत जो है वो दिवालियापन के खतरे से निकल चुकी है, हम ये भी आपकी बात तस्लीम करने को तैयार हो जाएंगे। सिंगल डिजिट का आप फरमाएंगे, हम सिंगल डिजिट की भी बात, शरह सूद में कमी की भी बात। लेकिन काबिल एहतराम राना अफजल भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर मौशियत वाकई मुस्तहकम हो चुकी है, जो मेरा भी ख्याल है हो रही है, तो फिर तनख्वाहदार जो तबका है, ताजर और आम सारिफ है, ये क्यों महसूस कर रहे हैं कि इन पर बोझ जो है वो कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है? अवाम तक इसके समरात कब तक पहुंचेंगे राना एहसान भाई? देखिए, अगर आप जो है ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं, जो 2.2 मिलियन से 22 लाख से 32 लाख कमाता है उसको 65,000 रुपए उसके टैक्सेशन में बच जाएंगे। इसी तरह अगले स्लैब में 1.25 लाख रुपए बच जाएंगे, उससे अगले स्लैब में 2.5 लाख रुपए बच जाएंगे, तो उसको एक टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। देखिए, जो बात आप कर रहे हैं, हुकूमत बजट के अंदर आटा सस्ता या उसके लिए सब्सिडी देना या बिजली को सब्सिडाइज करना, ये वो दौर गुजर गए हैं कि आप पॉपुलिस्ट जो हैं, हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हमने मईशत को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है। जो मसनूई आप कर्जा लेके अगर आपने कुछ सब्सिडी देनी है किसी आइटम पे, तो उसका तो फिर नुकसान ही होगा ना, वो आपको सूद समेत वापस करनी पड़ेगी। जब ये ग्रोथ रेट हम 4% अगर अचीव करते हैं तो इसका मतलब है कि 16-17 लाख 18 लाख नौकरियां हमने जनरेट की। अगर 18 लाख बंदा एक साल में एम्प्लॉय हो जाता है तो ऑब्वियसली वो अपने घर के जो बजट है उसके अंदर वो हिस्सा डाल सकेगा, उसको में वो पार्टिसिपेट करेगा, वो खर्चे उठाएगा, तो उस खानदान की फिर परचेजिंग पावर बेहतर हो जाएगी। तो ये तरीका कार होता है। देखिए, हमने जो आटा चीनी सस्ता आप पैसे लगा दें उस तरफ, तो वो तो एक अनलिमिटेड चीज है, लोग कहेंगे इसको और सस्ता कर दें। अभी तो ये ऐसे हुकूमतें नहीं चलती, हुकूमतों को पॉलिसी देनी पड़ती है और हमने पॉलिसी को आगे बढ़ाना होता है। आपकी बात ठीक है कि ग्रोथ को बढ़ाएंगे तो ही आगे परचेजिंग पावर जो है वो किसी की बढ़ेगी। आई मीन दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज देयर, क्योंकि हम तो शायद एक घर की बात कर रहे हैं, पूरे का पूरे मुल्क का बजट ट्रिलियन ऑफ रुपीस का बजट बनाना होता है, उसमें फिर हर कोई डिफर भी कर सकता है। आपकी बात इंतहाई काबिल एहतराम बशीर वजीर आजम साहब, मैं आपसे एक सादा सा सवाल करना चाहता हूँ, हम कब तक IMF की बैसाखियों पर ये बजट बनाते रहेंगे? क्योंकि जो पाकिस्तान की मईशत का असल जो इलाज, जो कैंसर है, वो तो मैं समझता हूँ टैक्स नेट को मुस्तकिल तौर पर बढ़ाने वाली बात है, महंगी बिजली का कोई हाल सरमाया कारी वाली बात है।
इस बजट में इन तमाम बातों पर क्या खास कुछ चीज़ आप बताना पसंद फरमाएंगे? देखिए, हम तब तक आईएमएफ के पास जाते रहेंगे जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया कि ये बजट एक्सपोर्टर्स का बजट है और उसके लिए हमने बहुत सारे इकदाम लिए हैं। और इसी तरह जहां तक टैक्स टू जीडीपी की बात है, तो पिछले कोई 2.5-3 सालों में हमने तकरीबन 2.25% टैक्स टू जीडीपी को बढ़ाया। ये 8% पे थी, अब ये तकरीबन 11% के करीब पहुंच गई है। तो ये एक मैसिव इजाफा है जो हमने किया है। और पिछले 2.5 सालों में रिफॉर्म्स का एक जो एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स हैं वो चल रही हैं, और इसके ऊपर जो डेटा जो हमारा जो मुख्तलिफ अदारों में डेटा था और डेटा कलेक्शन के इश्यूज थे, उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला अब आप देखेंगे कि एआई बेस्ड टूल्स और जदीद टेक्नोलॉजी के तहत जो है वो टैक्स कलेक्शन में को हम बढ़ाएंगे। और इस साल के अंदर यही हमारा टारगेट है कि हमने टैक्स कलेक्शन इन्फोर्समेंट के जरिए बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक है राना साहब। लास्टली हमारे व्यूवर्स को ये भी बता दें कि आप ये अगर ग्रोथ को बढ़ाने की और एक्सपोर्टर्स का ये बजट है, ये सब चीज़ें आई थिंक यहाँ पे भी देखें, अमेरिका में भी तो यही चीज़ है कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो सके। आईटी सेक्टर एक ऐसा है जिससे हम डायरेक्ट डॉलर्स कमा सकते हैं। तो इस हवाले से क्या पॉलिसी बनाई गई है कि उसमें कोई रिलैक्सेशन दी गई है लोगों को एक्सपोर्टर से हटके, क्योंकि ये तो हम डायरेक्ट डॉलर्स अपने मुल्क में लेकर आ सकते हैं। अब बाहर आईटी कंपनीज जो है वो चीप लेबर पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में ऐसे कंट्रीज के अंदर रखती हैं। देखिए, आईटी सेक्टर पिछले 4 सालों से लगातार 20% सालाना ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि रिमार्केबल ग्रोथ है पाकिस्तान के लिए। और उसकी वजह वही पॉलिसीज हैं जो पीएमएलएन और शहबाज शरीफ साहब ने दी हैं कि आईटी सेक्टर जो है वो, तो अभी हमने जो फ्रीलांसर्स पे इनकम टैक्स था 0.25%, उसको हमने 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। वो एक्सपायर हो रहा था, तो इजी टैक्सेशन है ताकि फ्रीलांसिंग जो है एनहांस हो। इसी तरह जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे विद होल्डिंग टैक्स था 5%, उसको हमने कम कर दिया है, 0.5% पे ले आए हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो, और उसको हमने प्रमोट किया है। इसी तरह जो क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर इंटरनेशनली 5% विद होल्डिंग था, हमने उसको भी कम किया है। तो ये सारे इक़दाम जो हैं कैशलेस इकोनॉमी, आईटी सेक्टर और उसकी प्रमोशन के लिए लिए गए हैं। और हम पुरुमीद हैं, हम हर वक्त हमारी ओपन डोर पॉलिसी रहती है कि हम आईटी सेक्टर के साथ एंगेज करें, और ये एक प्रायोरिटी सेक्टर है जिसको हम बड़ा क्लोजली प्राइम मिनिस्टर वॉच करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर एंड तो मच फॉर टाइम। अच्छा है कि डायरेक्ट एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो है उनसे हमने ये सारी बातें, ताकि बीच में कोई भी मिसकैलकुलेशन ना रहे। वी रियली होप सो कि जैसा बजट जिस सोच के साथ बनाया गया है अवाम को रिलीफ देने के लिए, फिर सही मायनों में अवाम को रिलीफ मिले भी, और निचले लेवल पर, स्ट्रीट लेवल पर चीज़ें जो है वो बेहतर होती नजर आए, क्योंकि यही हर गवर्नमेंट की जो है वो पॉलिसी भी होती है और ऐसा होना भी चाहिए। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।